नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने विधायक शैला रानी रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश एवं पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अपनी विधानसभा की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इस दौरान भाजपा के मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सब भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली स्थित बुराड़ी हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिल्ली में स्थित केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। साथ ही इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां लगातार भीषण बारिश के चलते आई बाढ़ की स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री धामी ने दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री धामी से मिलकर पीड़ितों के आंसू छलक पड़े तथा मदद की गुहार लगाने लगे। टनकपुर और बनबसा जल भराव और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का एक दिवसीय दौरे पर हवाई सर्वेक्षण के बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री धामी ने चकरपुर के बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर राहत शिविर का निरीक्षण किया। काफी नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य है तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी विभागों ने कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता को प्राथमिकता से काम करें। पहली बार क्योंकि इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए भानियावाला निवासी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ मुनिकिरेती स्थित पूर्णानंद घाट पर लाया गया। यह गमगीन माहौल में शहीद विनोद सिंह पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके चचेरे भाई पंकज भंडारी ने विनोद सिंह को मुखाग्नि दी। मौके पर गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट सैन्य सम्मान के लिए पहुंची। सैनिकों ने सबसे पहले शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए और फिर 8
जवानों ने हवा में 3 राउंड गोली चलाकर सलामी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत शहर के सैकड़ों लोग और जनप्रतिनिधि अपनी शोक संवेदनाएं लेकर घाट पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कायराना घटना दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जरूर सरकार लेगी। और यहाँ चूँकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते सोनानंद घाट पे विनोद भंडारी जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, उसका अंतिम संस्कार में आपने देखा ही है कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। एक एक व्यक्ति उसको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था, नमन कर रहा था। मैं भी उस शहीद की शहादत को प्रणाम करता हूँ और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो ये हमारे शहीद हैं इनके परिजनों को जो इनको क्षति हुई है, पूर्ण क्षति हुई है, उसको सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। देखिए बहुत दुखद घटना है और जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर गमगीन है। और ये शहादत उत्तराखंड की वीरता का प्रतीक है कि उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है, पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी को अमर कर देती है। तो इन 5 का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा देश इनको हमेशा याद रखेगा और ये दुश्मनों से इसका बदला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा अंतर्गत कीर्तिनगर के थाती गांव से राइफलमैन आदर्श नेगी भी थे। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आदर्श नेगी के परिवार में दुख का पहाड़ दूसरी बार टूटा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए थे। वहीं शहीद की शहादत पर विधायक देवप्रयाग भी शहीद के गांव शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विधायक ने सीएम से भी फोन के जरिए बात कर सरकार को परिवार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। रात लगभग 9:30 बजे के करीब जो है कि यूनिट से फ़ोन आया था कि वहाँ पे वो एक आर्मी में जो है आतंकवादियों ने जो कोई अटैक कर दिया और उसमें जो है हमारा ये बच्चा आदर्श ये इंजर्ड हुआ है। पहली सूचना उन्होंने इंजरी की दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि वो और भी लोग जख्मी हुए थे और इसमें से जो है 4 लोगों की वो देश के लिए शहीद हो गए। तो करीबन ये 9:30 बजे के करीब ये सूचना। मैं यहाँ नहीं रही बचपन से, मैं देहरादून रही। वो मेरे 2 भाई छोटे वो यहीं रहे मम्मी पापा के साथ, तो वो यहीं स्कूल पढ़े। फिर हमने कॉलेज साथ में किया HNP गढ़वाल श्रीनगर से। फिर सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था से वीडियो कॉल पे। अच्छा, काफ़ी देर तक तो हुई थी जी। क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था घर आने के लिए। क्या उम्मीदें थी अपने भाई, छोटे भाई से आपकी? बहुत कुछ उम्मीदें थी क्योंकि सबसे छोटा और सबका लाडला भी था वो। देखिए, आज ये जो कश्मीरी आतंक की जो घटना हुई है, इसमें हमारे गांव से छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। इसकी सूचना हमें कल रात को मिली और जब से सूचना मिली है पूरे परिवार के साथ पूरा गांव शोक में है। और इससे पूर्व हमारे गांव से मेजर प्रणय नेगी की शहादत की खबर भी
हमें मिली थी। और जो ये आतंकी हमला हुआ है और जितने हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं, मैं सबको सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। देखो, उस बालक को मैं बहुत पहले से जानता था, और जब मुझे सुबह ये सूचना मिली कि मेरी विधानसभा का जो बालक है आदर्श नेगी वो शहीद हो गया है, तो मैं उनके परिजनों से मिला, उनके पिताजी और माताजी से मिला, और उनके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता रहा पहले से। विधायक होने के नाते तो स्वाभाविक है, मगर पारिवारिक नाते भी उनसे मेरा नाता था। और अभी 2 महीने पहले उनका ही ताऊजी का बेटा मेजर पंडा नेगी शहीद हुए थे, जो डोईवाला में रहते हैं, और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँ। मंगलौर में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा और महामंत्री नवीन जोशी मंगलौर विधानसभा सीट पर पहुंचे थे। इस दौरान नवीन जोशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। प्रशासन के द्वारा कांग्रेस को मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वह लगातार हमारे प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि को प्रचार करने से रोक रही है। देखिए, जो उत्तराखंड के अंदर 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मंगलौर का और बद्रीनाथ का, वहाँ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार दबाव की राजनीति कर रही है और कैंडिडेट्स को दबा रही है। और कल हम एक मंगलौर के अंदर एक जनसभा में गए, वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं काजी निजामुद्दीन, तो जब जनसभा में पहुँचे तो इनके अधिकारी आए और उसमें परमिशन मांगने लगे कि इस मीटिंग की आपके पास परमिशन है कि नहीं है। और काफ़ी उनका बात करने का लहजा भी काफ़ी ख़राब था। उसमें स्पष्ट रूप से है कि क्योंकि आजकल जो परमिशन हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है, उसमें किसी से परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी साइट खोलेंगे तो उसमें दिखेगा कि इस मीटिंग की आपके पास परमिशन है कि नहीं है, ये सब उनको मालूम है। तो बावजूद इसके कि कैंडिडेट्स को परेशान करना है, वो परेशान कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट हैं और जो हमारे जो ग्राम प्रधान लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, उनको डरा धमका कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। पुलिस वहाँ की पूरी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, पूरी सरकारी मशीनरी का वहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। बाहर से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और अन्य राज्यों से वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और जो गाड़ियाँ वहाँ पे आ रही हैं उस पर स्टिकर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, गोल्ड कलर का, तो उन गाड़ियों को कोई नहीं रोक रहा है। अगर कांग्रेस की कोई गाड़ी वहाँ पे आती है तो सारे सुरक्षा कर्मी उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, उसकी पूरी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। और अधिकारी किसी भी प्रकार से इस चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमकाकर और किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें मंगलौर विधानसभा की, अगर हम बात करें बद्रीनाथ विधानसभा की, तो वो क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और अगर प्रदेश का और देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना ले, वो कांग्रेस की जीत को नहीं रोक सकती। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया था। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। 6 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा था। माना जा रहा है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता पर उस काम की शुरुआत की है जो आने वाले समय में देश में सभी धर्मों और पंथों को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा अध्यक्ष जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई है सिर्फ और सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर भी है, चाहे वह लिव इन रिलेशन हो या मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर बनाए गए प्रपोजल हो। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। 2-4 बातें वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है
जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, जनजातियों को टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा, ये भी इन्होंने अभी किया है। नया कुछ भी नहीं है। अगर नया कुछ करें तो हम कहें कि हाँ कुछ किया है, केवल राजनीतिक उद्देश्य से यूसीसी का हवा पैदा किया जा रहा है। बाकी यूसीसी में कोई नयापन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, न जनता को फ़ायदा हो रहा है, न जनता को कोई उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। ये केवल हम बार बार इस बात को इसलिए करें, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यूसीसी की बात करती है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की साधारण सभा और प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि के साथ साथ बुद्धिजीवियों, विद्वानों और साहित्यकारों की कर्म भूमि रही है और हमें राज्य भाषा के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं के प्रचार प्रसार पर कार्य करना होगा। पिछले 4 दिनों से नैनीताल जिले में हुई भारी बरसात और जलभराव से 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही 30 से अधिक सड़कें बंद है, जिनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे जिले में जलभराव की वजह से 115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनको शिफ्ट किया गया है। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को अपने नुकसान का आकलन कर प्रतिदिन जिला कार्यालय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रमुख एनएच और स्टेट हाईवे में जिन स्थानों पर संवेदनशील स्थिति बनी है, वहां पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवेज बाधित होते हैं वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्रॉग पॉइंट है एक, वहाँ लगातार मलबा आ रहा है। हैडाखान जो रोड है, हैडाखान काठगोदाम रोड, वो भी हमारी लगातार प्रभावित होती है किलोमीटर 3 में। उसमें भी पोकलैंड और मशीनें लगी हुई हैं, उसको खोल भी दिया जा रहा है बार बार। एक बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, बेताल घाट में स्टेट हाईवे है, वो भी हमारा ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है, हर बरसात में बह रहा है। चकलुआ में कालाढूंगी वाला जो रोड है मेन, वो प्रभावित हुआ है हमारा। उसमें एक पुलिया टूटी है, जिस पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया है। उसको हम लोग 48 आवर्स में रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी हल्द्वानी में नगरीय क्षेत्र में भी एक सड़क प्रभावित हुई है, उस पर भी रेस्टोरेशन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जो विभागीय परिसंपत्तियों की हानि का अगर कहें तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास हमारा जो अभी तक का डैमेज विभागों ने असेसमेंट किया है वो हुआ है। कोई मेजर ऐसी जनहानि की घटना सामने नहीं आई है। 5 पशु हानि के मामले सामने आए हैं हमारे, और भवनों की क्षति का, पूर्ण क्षति का 1 मामला आया है और आंशिक क्षति के 18 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जलभराव से लगभग हमारे 115 के आसपास परिवार हैं पूरे जनपद में जो जलभराव से भी प्रभावित हुए हैं। उनको जो भी अनुमन्य राहत राशि है वो काफ़ी लोगों को वितरण कर दी है। कुछ वितरण का कार्य अभी भी चल रहा है। वर्षा ऋतु के दौरान जल जनित बीमारी आदि के साथ डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना के दृष्टिगत दून अस्पताल ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़े और नाक से खून बहने के अलावा शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू की लक्षण हो सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में सामान्य दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण है। डेंगू चिकनगुनिया के लक्षण नजर आने पर हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बारिशें बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जिसमें स्पेशल डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया इत्यादि हैं, इनका प्रकोप हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। जैसे कि हमें ज्ञात है कि पानी में ही मच्छर पैदा होता है और पनपता है। अपने घर के आसपास ज़रूर से हफ्ते में 1 बार पानी जहाँ जमा है उसको खाली कर लें। साथ ही आप अपने जो आपके एरिया के पार्षद हैं या बहुत सारे NGOs हैं, उनकी सहायता से वहाँ पर फॉगिंग या फिर
जो एक लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे है वो भी किया जा सकता है। ऐसे में मच्छर के काटने से भी बचना ज़रूरी है। तो ये चूँकि मच्छर नॉर्मली शाम को हाथ पैरों पर काटता है, तो ऐसे में फुल बाजू के कपड़े, हल्के कपड़े पहनना, चूँकि बारिशें भी हैं तो। और दूसरा, आप अपने मॉस्किटो नेट का उपयोग करिए। मॉस्किटो कॉइल या मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह भी होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। शाम को खिड़की आप 2 घंटे के लिए बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करीब 6 से लेकर 8 बजे तक उड़ता है और सेटल होता है। इसके अलावा अगर आपको हल्का भी कोई लक्षण है कि बहुत तेज़ बुखार होना, बदन टूटना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, मुंह से खून आना, ऐसे में कई बार खांसी में खून आना या लैट्रिन में खून आना, ये एक प्लेटलेट कम होने की और साथ में इस तरह के बुखार होने की एक संभावना का सूचक है। ऐसे में ज़रूर से डॉक्टर को मिलें। मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू और चिकनगुनिया की जांचें यहाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। ऐसे में हमारे सभी डॉक्टर्स की जो हमारी तैयारियां हैं, उसमें हमारे सभी डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग होती रहती है गाए बगाए, वो भी सब हम लोगों ने की हैं। साथ में हमने इसमें कुछ बेड डेंगू और चिकनगुनिया टाइप की बीमारियों के लिए आरक्षित भी किए हैं। तो इसमें एक 20 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला वार्ड है। इसके अलावा 9 बेड का ICU है। साथ में एक 8 बेड का पीडियाट्रिक HDU भी इसमें सुरक्षित किया है। तो अगर आगे केस बढ़ते हैं कभी भी, तो ये हम इस तरह के मरीजों को इन वार्ड्स में रखा जाएगा। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक घटना सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थकों पर गोली चलाई गई, जिससे कांग्रेस समर्थक घायल हो गए। वही गोली चलाई जाने की वारदात पर कांग्रेस अब भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि जिस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे, वही बात सामने आई है। हमने बार बार कहा कि भाजपा मंगलूर का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहती है और वहां चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। क्या लगता है कि ये बीजेपी जो है चुनाव से पहले डर गई है, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साध रही है? निश्चित तौर पर आप मंगलौर के उपचुनाव में जिस तरीके से अराजकता हो रही है और लिबरगेड़ी में जिस तरीके से फायरिंग की घटना हुई है, लाठी डंडों से कांग्रेस के समर्थकों को पीटा गया है, तो आप बताइए कि प्रशासन कहाँ है? मूक दर्शक बना हुआ है और भाजपा के गुंडों को खुलेआम जो है अराजकता करने की छूट मिली हुई है। हम पहले से माननीय चुनाव आयोग से और प्रशासन से शिकायत कर रहे थे कि हरियाणा नंबर की गाड़ियां बेरोटोक घूम रही है, उनके पास परमिशनें भी नहीं है, फिर भी उनकी तलाशी नहीं हो रही है। और कांग्रेस के चाहे वहां के प्रत्याशी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, अन्य लोग हों, उनकी गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही थी। और वहां पर आज जिस तरीके से फायरिंग की घटना हुई, लाठी डंडे चले हैं, खून खराबा हुआ है और प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये चिंताजनक है। लोकतंत्र में अगर इस तरीके से सत्ताधारी गुंडों को खुलेआम अराजकता की छूट होगी तो कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और तत्काल चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अराजकता करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।